मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार जनता का विश्वास जीतकर जो कहा वो किया, जो किया वो कहा। 18 साल में प्रदेश किस ओर गया है? प्रदेश एक जंगल राज की ओर पहुंच चुका है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर वायदों का कारोबार करने का आरोप लगाया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान से सवाल भी पूछ रहे हैं। किसान, रोजगार और महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रामक है। देखिए, सब जानते हैं कि 18 साल में प्रदेश किस ओर गया है। प्रदेश एक जंगल राज की ओर पहुंच चुका है। एक माफिया राज है मध्य प्रदेश में। कौन सा वर्ग खुश है? किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य है। जो कांग्रेस ने किसान कर्जा माफी चालू करी थी वो भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी। किसानों को बिजली के बिल को लेके, कर्जे को लेके मारा पीटा गया, जेलों में ठूसा गया और किसानों ने पे गोली भी चलाई इस सरकार ने। इधर शिवराज सरकार ने लाडली बहन से लेकर सीखो कमाओ योजना तक सौगातों की झड़ी लगा दी है। कर्मचारियों के लिए घोषणाओं से लेकर सस्ते गैस सिलेंडर के वायदों को बकायदा पूरा करने की कवायद भी हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार जनता का विश्वास जीतकर जो कहा वो किया, जो किया वो कहा। भैया, आपने गरीबी हटाओ का नारा 71 में दिया था। गरीब चले गए दुनिया से, गरीबी नहीं हटी। लेकिन आज नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 1,36,00,000 गरीबी रेखा से मध्य प्रदेश में लोग ऊपर हुए हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार की सुविधाएं, जन कल्याण की योजनाएं यहाँ लगातार क्रियान्वित हो रही हैं। जिन घोषणाओं पर भरोसा करते हुए कांग्रेस ने सत्ता में आने का ख्वाब देखा था, वैसे ही घोषणाओं पर सीएम शिवराज ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए उनको अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में सत्ता वापसी को आसान राह समझ रही कांग्रेस के सामने भाजपा बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और चुनावी साल है, ऐसे में किसके वादों में दम है, कौन अपने वादों को लेकर जनता के बीच ज्यादा पहुंच पा रहा है, इस पर सबकी निगाहें हैं। क्योंकि चुनावी साल है, उसमें वादे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो घोषणा पत्र में जिन चीजों को शामिल किया गया है उसके हिसाब से तराजू के पलड़े में कौन भारी है, इसका आकलन समय समय पर किया जाता है। और बयानों में राजनीतिक दलों के इस बात की छवि साफ दिखती है कि वो जनता के लिए क्या कुछ ज्यादा करने वाले हैं। इसी पर आज हम बहस करेंगे और जानेंगे कि वादे और इरादों के तकरार में कौन आगे है मध्य प्रदेश में। एक तरफ तो सरकार सारे काम करके बता रही है कि हमने क्या किया है, वहीं कांग्रेस ये गिनाने से नहीं चूक रही है कि उसके पास वादों का पिटारा क्या क्या है। पहले चर्चा शुरू करेंगे, मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ रजावत जी से बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जैन जी हमारे साथ हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में और बताएंगे कि इन वादों में किसका पलड़ा भारी है और क्या कुछ असर होगा वादों का मध्य प्रदेश के राजनीति पर। तो चर्चा शुरू करता हूं। सबसे पहले रुक कर लेता हूं बीजेपी की ओर। मंजरी जैन जी हमारे साथ हैं। मंजरी जी, आप लोगों पर जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए है क्योंकि सरकार में आप लोग हैं और वादों को करने से आप लोगों का काम नहीं चलेगा, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, वादों को परिणित करके दिखाना पड़ेगा। वो कुछ कर पा रहे हैं आप लोग? आप लोगों का क्या आकलन है? जो कुछ आप लोग ने किया इसी के आधार पर जनता आप लोगों को चुनेगी? देखिए, हमने जो कहा वो करके दिखाया। अगर हम 2003 से लेकर आज तक का रिकॉर्ड देखें तो ये ऑन द रिकॉर्ड है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है, बोलिए जी। ये ऑन द रिकॉर्ड है कि हमने जितनी योजनाएं लागू की हैं कांग्रेस शासन काल में, तो उन योजनाओं के अते पते भी नहीं थे। कभी भी कांग्रेस ने गरीब कल्याण के बारे में नहीं सोचा, गरीब के बारे में नहीं सोचा, और ना ही उनके
उनके जीवन स्तर को उठाने की बात की, और इसके अलावा ना ही कोई मध्य प्रदेश का विकास किया। मध्य प्रदेश 2003 के पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, आज विकसित राज्य के रूप में हम जानते हैं, और आगे जो हमारी योजना है उससे हम आगे बढ़ेंगे तो हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम औद्योगिक विकास दर देखते हैं तो हमारे औद्योगिक विकास पहले 0.61 हुआ करता था, जो कि आज 24% हो गई है। तो ये देखिए कितना बड़ा फर्क आया है। ऐसे ही यदि हम कृषि विकास दर देखते हैं तो पहले 3% हुआ करती थी, जो आज 19% है। पहले बिजली उत्पादन जो होता था 5000 मेगावाट होता था, आज जो बिजली उत्पादन है वो 22,000 से ज्यादा मेगावाट हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हमने हर क्षेत्र में, सड़कों की बात करें तो सड़कें पहले गड्ढे हुआ करते थे सड़कों में, और 64,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी जो सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे थे जिनमें। लेकिन आज हम क्या जो पिछली घोषणाएं थी वो सारी चीजें पूरी हो गई हैं? ये माने आप लोग घोषणा पत्र लेकर जो गए थे 2018 में, जीवन में संपूर्णता कभी आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये सोच लेंगे कि हम सब कुछ कर चुके तो फिर विकास वहीं रुक जाता है या हमारी करने की लालसा खत्म हो जाती है। तो जितना विकास मध्य प्रदेश में 2003 से लेकर और आज तक जितना विकास हुआ है, अभूतपूर्व विकास हुआ है, लेकिन हम उस विकास से आज और आगे बढ़ेंगे, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, और मध्य प्रदेश जो है वो देश का पहला राज्य होगा जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश कहलाएगा। ठीक है, चलिए मंजरी जी की हमने बातें सुनी और उसमें ये लग रहा है कि वो अभी को काफी कुछ करना भी चाहती हैं और काफी कुछ हद तक उनकी सरकार ने किया भी है। सिद्धार्थ जी हमारे साथ है। सिद्धार्थ जी, ये वादों को लेकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। बीजेपी तो मान भी रही है कि घोषणा पत्र जो था उनका पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो काफी हद तक उसे करके और जो घोषणा नहीं की थी उन बातों को भी गिना रहे हैं कि हमने ये भी किया है जो घोषणा पत्र में नहीं था। आप लोगों के घोषणा पत्र में जो चीजें हैं वो कैसे कंपटीशन दे पाएंगी बीजेपी की सरकार के किए गए कामों को? जी मोहन जी, आवाज आ रही है मोहन जी? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। देखिए मोहन जी, मैं सर्वप्रथम अपनी बहन मंजरी जी से पूछना चाहता हूं कि 2003 में शिवराज मामा जब उमा भारती जी थी तब उन्होंने बोला था स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। उसके बाद तुरंत मामा आ गए थे, 1.5-2 साल बाद शिवराज जी आ गए थे। उन्होंने बोला, आपको भी याद होगा कि एकदम 2003 के बाद 2008 में क्या बोले, विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। फिर 13 में क्या बोले, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। इतना आत्मनिर्भर बनाया कि इंसान को आज खाया जा रहा है। आप देखिए किस प्रकार से अत्याचार, बलात्कार, महिलाओं के ऊपर शोषण, अभी तक का एनसीआरबी की रिपोर्ट है। और ये जाने कौन से आंकड़े पेश कर रही हैं, मैं समझ ही नहीं पा रहा मेरी बहन कौन से आंकड़े पेश कर रही हैं। और मैं आपके माध्यम से मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये किस रोडों की बात कर रही हैं कि रोड में, सड़क में गड्ढे, गड्ढे में सड़क है। ये कभी क्या कोलार रोड पे गई है? मैं तो भोपाल की बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ मंजरी बहन ग्वालियर से आती हैं, ये कभी बुधनी गई है? एक बार शिवराज जी के क्षेत्र में घूम के आए, उसके बाद सिद्धार्थ जी, देखिए क्षमा चाहता हूँ। क्या सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं क्या? मंजरी जी टोकिए तब जब गलत, अगर इनकी बात कोई गलत है तो। हाँ, मैं ग्वालियर से नहीं विदिशा से आती हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ। मैं बहन से ये पूछना चाहता हूँ, ये भी एक महिला है, क्या मध्य प्रदेश के अंदर आज जो महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार से आदिवासी, दलित और हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है? लगभग 1.25 लाख से ऊपर महिलाएं, बच्चियां, नाबालिग बच्चियां और महिलाएं और लड़कियां मध्य प्रदेश से गायब हैं। किस विकास की बात कर रहे हैं? इतना विकास किया कि उसको विकास पे लेके आ गए। आज तो लोग बाग मामा को शिवराज की जगह शवराज बोलने लगे। इसका भी, और आपने भी देखा किस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में साधना टैक्स की पूरी गुहार लगाई जा रही है। जनता बोल रही है अगर कोई भी काम करना है 50% का साधना टैक्स देना पड़ता है। तो इस पे मेरी बहन कुछ बोलेंगे क्या? अधिकार नहीं है। और मैं आपको नहीं, सुनिए इस तरीके से आप किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। सिद्धार्थ जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? साधना टैक्स का मतलब क्या है? मंडियों में क्यों नहीं आया? नहीं, आप ये बताइए पहले, आपने साधना टैक्स ठीक है। सिद्धार्थ जी, थोड़ी सी अपनी डिबेट की नैतिकता बनी रहे। हम कोशिश ये करेंगे कि आरोप वो लगाएं जो कि सार्वजनिक जीवन में हो, राजनीति में हो, उन पर आरोप लगा सकते हैं। पर शवराज कह रहे हैं, करप्टनाथ की बात करिए ना, जिन्होंने सिर्फ करप्ट है। ठीक है, मौका मिलेगा। मंजरी जी आपको दूंगा मौका। मंजरी जी आएंगे, सिद्धार्थ जी को बात पूरी कर लीजिए। घोटाला कर चुके, आपके कई मंत्री आज जेल के पीछे हैं, कई मंत्री जेल जाने के इंतजार में हैं। मंजरी जी, आप अपनी बात करिए। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। आपने क्या विकास किया वो बताइए। ठीक है मंजरी जी, मैं पूछ ले रहा हूँ सवाल। पॉइंटेड बात करिए सिद्धार्थ जी, पॉइंटेड बात। आप लोग क्या करेंगे? इन लोगों ने नहीं किया होगा तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब क्या है? मोहन
प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने देश मध्य प्रदेश में आके बोला नहीं सिद्धार्थ कि जिधर जी, जो जिधर आपने कहा है पहले, आप ये दूसरी बार बोल रहे हैं, पिछली बार मैं सुन नहीं पाई थी। सागर टैक्स का मतलब क्या है आप ये बताइए। शिवराज जी को, और एक तरफ शिवराज जी ये बात बोल रहे हैं कि जो भी चुनाव होगा वो मुद्दों पे होगा, तो आप मुद्दों से हटके आप कहीं ना कहीं उसको आप धार्मिक मुद्दे से तो आप हट रहे हैं ना, आप अरे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। पे बात करिए, आप भ्रष्टाचार पे बात कीजिए, आप किस पे बात करना आप चाहते करिए ना, हैं? और एक आप मुद्दे से हटके बात क्यों कर रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं आप? सुनिए, केंद्रीय नेतृत्व तो आके साधना टैक्स का मतलब बताइए आप। चलिए, आज शिवराज जी को कहीं ना कहीं नकार दिया गया है, उनकी जो खामियां हैं, उनका जो आप ये भ्रष्टाचार फालतू है, बातें मत जनता करिए, को आप पहले अपना घर और अपना कुटुंब संभालिए। ठीक है मंजरी जी, मौका दूंगा आपको, रुकिए ना जी। ठीक है, सिद्धार्थ जी को बात पूरी कर लें। सिद्धार्थ जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक तरफ वादों का एक लंबा चौड़ा पिटारा है, दूसरी तरफ आप लोग करने की बात कह रहे हैं, तो इसमें आप लोगों का पलड़ा भारी होगा तो क्यों होगा? इसका कारण बताइए, पॉइंटेड बात। दोनों साइड से वादे रखे हुए हैं, किसकी बात को जनता मानेगी? आपकी बात को क्यों मानेगी जनता? कांग्रेस की बात क्यों सुनेगी? जी ने तो जो वादे किए थे, एक भी वादा उन्होंने सच नहीं किया। बता रहे हैं सिद्धार्थ जी, बता रहे हैं सिद्धार्थ जी। ठीक है मंजरी जी, बता रहे हैं सिद्धार्थ जी की बात सुन लीजिए। वादे की बात करते हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं। चलिए सिद्धार्थ जी। देखिए, पोषण आहार का आपने देखा था किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ। सिद्धार्थ जी, बस मैं ये कहती हूँ, अपनी है ना भाषा का जो भाषा शैली है उसको संभाल के बात करिए। बस जो बात करना है वो सामने करिए। चलिए, आ रही है मंजरी जी, आ रही है मंजरी जी, आप शांत रहिए, बता रहे हैं जी, जल्दी जल्दी बोलिए। 286 करोड़ का चिक्की घोटाला, पोषण आहार घोटाला, आपने देखा होगा किस प्रकार से अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय किया गया, किस प्रकार से कैबिनेट में लाके जो जूनियर डॉक्टर्स थे उनसे काम कराया कोरोना काल में, और जिस प्रकार से कोरोना खत्म हुआ उनका जो स्टाइपेंड भरना था वो नहीं दिया गया। ऐसे में कितनी आपको बताऊं। चलिए, नाकामियों को लेकर कांग्रेस जो है वो मैदान में जाएगी। एक टिप्पणी सुन लेते हैं। ठीक है, भूपेंद्र जी। पात्रता जो होते हैं वो चुने जाते हैं, पर उसमें क्या होता है, उसमें भी एक भ्रष्टाचार। वो भी एक विधायक के, भिंड के विधायक संजीव कुशवाहा के एनआरआई कॉलेज में होता है। इस पे क्या बोलेंगी मंजरी जी, बताइए। आएंगे सिद्धार्थ जी, आपकी बात हो गई, लेकिन आप व्यक्तिगत टिप्पणी आज के बाद आएंगे, तो फिर ध्यान से करिएगा। बिल्कुल ठीक है। भूपेंद्र जी की ओर चलते हैं। भूपेंद्र जी, हम आज चर्चा मुद्दों पे नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि वादे किसके कितने हैं, कितने बेहतर वादे कौन कर रहा है, और क्या मध्य प्रदेश की जनता इनके वादों से आकर्षित होकर वोट करती है क्या? कई जगह इसे रेवड़ी कल्चर भी कहा जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट का शब्द का नाम दिया जा रहा है। इस तरीके के जो वादे हैं जो डायरेक्ट पैसे के रूप में जनता को मिलते हैं, इन वादों का असर होता है क्या जनता पर? जनता इसके आधार पर वोट करती है क्या? भूपेंद्र जी, डॉक्टर भूपेंद्र जी जुड़े हुए हैं? ठीक है, चलिए भूपेंद्र जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूपेंद्र जी को आवाज मिल पा रही है? ठीक है, आवाज उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब तक मंजरी जैन जी की ओर मैं चलता हूं। मंजरी जी, चलिए, ये कांग्रेस जो कह रही है वो अलग चीज है, लेकिन आप लोग अगर आप वादों को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लाडली बहना योजना की चर्चा बार बार होती है, टीवी में वही आता है, महिलाएं बहुत आकर्षित हो रही हैं, तो ये सारी चीजें करने की वजह से ही आप लोगों को समर्थन मिल रहा है, या फिर सरकार के और बाकी काम है उनको भी पसंद किया जा रहा है? गैस सिलेंडर, महिला को डायरेक्ट जो लाडली बहना योजना है उसके तहत पैसा देना, ये सारी चीजें आकर्षित कर रही हैं लोगों को। क्या यही है आप लोगों की सरकार का मेन कोर इशू जिसके आधार पर वोट मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक ध्येय है कि कैसे अंत्योदय किया जाए, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का कैसे उत्थान किया जाए, जो गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं उनको कैसे उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए और समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो ये जो लाडली बहना या ऐसी अन्य सारी योजनाएं, जैसे लाडली लक्ष्मी और कन्यादान योजना, उज्ज्वला योजना, ऐसी कई सारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मेधावी छात्रा छात्र, ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो गरीबी या जो समाज से
जो पिछड़े लोग हैं उनके जीवन स्तर को कैसे ऊंचे उठाया जाए और उनको समाज की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए। तो हमेशा से, जब से हमारी सरकार आई 2003 में भारतीय जनता पार्टी की, तब से रोजगार उन्मुखी और विकास उन्मुखी और गरीबों के उत्थान के लिए सरकार ने बाकायदा काम किए हैं और उन कामों पर अमल हुआ है, उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया गया है, चाहे वो आदिवासी हो चाहे दलित हो। जी, इन्होंने कहा एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिला अत्याचार अधिक मध्य प्रदेश में है, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, और देखिए महिला अत्याचार के ऊपर राजनीति होना भी नहीं चाहिए। सिद्धार्थ जी, मैं बोल रही हूँ, मैं महिला अत्याचार के ऊपर राजनीति होना भी नहीं चाहिए, ये समाज के लिए एक कलंक है, मैं समझती हूँ। सारी बातें खुली हुई है, चर्चा तो होगी मंजरी जी, लेकिन अगर कहीं कोई अत्याचार हो रहा है उसमें न्याय अगर सरकार नहीं दिला पा रही है तो सवाल तो उठेगा। दर्ज नहीं होती थी थाने में। जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी जी जी। हाँ, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी, महिलाएं थाने में जाने में ही डरती थी। लेकिन हमारी सरकार ने वन स्टॉप सेंटर हर जिले में, हर थाने में लागू किए, जहां पर जैसे ही कोई घटना घटित होती है और कोई महिला वहां आती है तो उसको तुरंत जो भी सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए प्राथमिक तौर से वो सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। यदि उसे कोई स्वास्थ्य संबंधी या कोई मेडिकल की आवश्यकता है तो उसे तुरंत मुहैया कराई जाती है। यदि उसके साथ कोई छोटा बच्चा है तो उसको भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन इसके पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी और ना ही कभी कोई आज कोई घटना घटित होती है छोटी से छोटी भी तो हम सूक्ष्म से सूक्ष्म एफआईआर भी दर्ज करते हैं। लेकिन राजस्थान में देखिए आप, छत्तीसगढ़ में देखिए, ये वहां की बात नहीं करेंगे। जो आज अत्याचार महिलाओं के पूरे देश में हो रहे हैं, जहां इनकी सरकारें हैं, जहां उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती दोषियों के खिलाफ, ये उन पे बात नहीं करेंगे। इनको तो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। मैं समझती हूँ यदि कहीं भी समाज में किसी के प्रति भी यदि अन्याय होता है तो हम सबके लिए ये अच्छा नहीं है और ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध है कि दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए और उनके प्रति सख्त कार्रवाई की जाए। तो डॉक्टर भूपेंद्र जी से संपर्क हो पाया? संपर्क करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर भूपेंद्र जी। ठीक है, सिद्धार्थ जी। जी जी जी, भूपेंद्र जी, हम ये जानना चाह रहे थे, कांग्रेस और भाजपा की लंबी लंबी तकरीरें हमने सुनी है और कोशिश यही है दोनों पार्टियों के कि उनके जो वादे हैं, उन्होंने जो काम किया है उसके आधार पर जनता चुनेगी। क्या मध्य प्रदेश की जनता वादों पर भरोसा करके वोट करती है या फिर वो देखती है कि कैसा काम है, कैसी पृष्ठभूमि है, कैसे लोग उसमें जुड़े हैं, इनके आधार पर जनता पार्टी की ओर आकर्षित होती है? क्या विश्लेषण है आपका? राजनीति पार्टियां जो निर्माण होता है सत्ता के लिए होता है, अपनी विचारधारा, अपने कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने के लिए होता है और सत्ता उसकी एक ऐसी कुंजी होती है और मतदाता उसका सबसे बड़ा आधार होता है। अब उसके लिए, लेकिन इस चुनाव में जो 2023 का चुनाव हो रहा है उसमें एक नई चीज सीखने को मिल रही है, चाहे मीडिया को मिल रही हो चाहे मतदाता को। जो व्यक्ति 5 साल में काम नहीं कर रहा है वो सरकार 3 साल में कार्यक्रम को तैयार कर रही है और क्रियान्वित करने की कोशिश कर रही है। और उसके लिए ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी बाद में आती है, इससे पहले जिम्मेदारी आती है जो विपक्ष में पार्टी है और जो सत्ता की ओर आना चाहती है कि उस बिंदुओं को उसका उजागर करना चाहिए, कि उसकी नेक और नियति को बताना चाहिए। जो इस चुनाव से सबसे बड़ी थीम ये समझ में आ रही है कि जो सरकार 5 साल में नहीं करती वो 3 महीनों में क्रियान्वित करने के लिए कोशिश कर रही है। पूरा अपना बजट रखी है, बजट नहीं भी है तो अभी कर्जा लिया जा रहा है या अपनी योजनाओं को क्रियान्वित। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, जो बातें जो किसान वर्ग की हो, चाहे विद्यार्थी वर्ग की हो, चाहे महिलाओं वर्ग को, पहली बार क्लासिफिकेशन किया गया कि महिला एक 50% आबादी है और उस आबादी को एक विशेष नगद राशि के रूप में दिया गया, जो उन्होंने स्वावलंबन की ओर बढ़ा रहे हैं या आत्मनिर्भर की ओर महिलाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वो पूंजी कहां से आती है और किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को सहायता देने से क्या वो आत्मनिर्भर होता है? कि ये भी एक विश्लेषण। तो ये क्या वोट करने में आकर्षित करती है क्या इस तरीके की योजनाएं जो कैश बेनिफिट है? ये तो लास्ट टाइम पे करती है, पैसा मिलता है, आदमी की मनस्थिति परिवर्तित होती है और वोट में वो परिवर्तित होती है। ये बहुत बड़ा गोल है। लेकिन ये चीज
इस चीज के बारे में जो नेता विरोधी पार्टी है वो उस पार्टी को किस तरह से एक्सपोज कर सकती है कि वो उसको ये बात करनी चाहिए कि हमको स्वावलंबन स्त्री चाहिए, कि हमको आत्मनिर्भर महिलाएं चाहिए, या आत्मनिर्भर भारत की ओर चाहिए, कि हमको ऐसा चाहिए कि हम उनको विकलांग बना रहे हैं एक पैसा देके। तो ऐसे स्वयं सहायता समूहों में सहायता दें जिनसे उनके रोजगार बढ़े, उनके आय के साधन बढ़े, वो कि घर बैठे एक राशि प्राप्त हो सकता है कुछ स्तर पर तक वो भी सही हो, लेकिन ये चीज अभी तो ये शुरुआत हुई है। अब क्योंकि कृषि प्रधान देश है तो नेता प्रतिपक्ष जो विरोधी पार्टी है या फिर विरोधी विपक्ष के नेता है, चलिए इसका काट क्या है। ठीक सिद्धार्थ जी, ये चीजें आकर्षित करती है और ये करके दिखा दिया। आप लोग ने भी ये वादा जरूर किया है कि महिलाओं को आप 1500 देंगे, लेकिन उसके पहले ये जो गेम कर दिया इन्होंने, करके दिखा दिया पैसा देकर महिलाओं को, ये आप लोगों के लिए एक नया चैलेंज बन गया है। अब आप लोग वापस कैसे उस वोट को ला पाएंगे जो कि महिला वर्ग के रूप में एक पार्टी की ओर जा रहा है? मोहन जी, अभी मैं आपको एक लेटेस्ट बात बताता हूं। अभी जो लाडली बहना की बात कर रहे हैं, लाडली बहना में 2200 खाते ऐसे हैं जो नोएडा के अंदर उनमें पैसा ट्रांसफर किया गया है, जिसके दस्तावेज कांग्रेस के पास हैं। ऐसे कई फ्रॉड किए हैं। और मैं आपको बता दूं, उसमें भी आपने देखा है किस प्रकार से जो बीमा कंपनी होती है वो किस प्रकार से रखती है। उसमें नीचे लिखा रहता है टर्म्स कंडीशन अप्लाइड, नीचे छोटे छोटे अक्षर में लिखा रहता है जो दिखता नहीं है। पहले आदमी फंस जाता है। ये क्या फायदा सही जगह नहीं मिल रहा है? आपका कहना है सही महिलाओं को नहीं मिल रहा है फायदा? देखिए, आप उसकी टर्म्स कंडीशन देखिए। जिन महिलाओं के पास 4 पहिया वाहन है उनको नहीं मिलेगा, जिस महिला के पास जमीन है उनको नहीं मिलेगा, जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं उनको नहीं मिलेगा। आप देखिए उसमें जब आप भारतीय जनता पार्टी की छलनी लगती है तो देखा जाता है कि उसमें निकल के आता क्या है। आप देखिए, जब जिस समय पे समुद्र मंथन हुआ था उस प्रकार से आप पूरी बात समझिए किस प्रकार। जी ठीक है, ठीक है, चलिए जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक, वो बात पूरी कर लिए। 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया फर्जी केस में। अब देखिए, आप ये भारतीय जनता पार्टी के नियम कैसे बन रहे, कानून क्या बन रहे हैं। कड़ाई होना भी जरूरी है। कड़ाई भी जरूरी है। देखिए उनकी जमीन सड़कती हुई दिख रही है। उसी प्रकार से आप घोषणा वीर बनने तो थे ही वो, अब तो उससे भी महान हो गए, एक के बाद एक घोषणा, एक के बाद एक घोषणा। पर अब तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पिछली जो घोषणाएं हुई हैं उन पे अमल कितना हुआ है। आदिम जाति कल्याण विभाग करीब 4500 बंद हो गए। रोजगार जो कार्यालय था वो बंद कर दिया गया है। आप देखिए, महिला आयोग को ताले लग गए, जिसमें आज महिला अपनी सुनवाई करने जाती थी, अपनी जो दुखड़ा रोने जाती थी, उस पर ताले लग गए। चलिए, ये आकलन का विषय है कि किसके वादों में कितना दम है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी ओर से अपने वादों को बेहतर बता रहे हैं। लेकिन जिसके वादे जनता को ज्यादा पसंद आएंगे वही फिर से सरकार में बैठ सकेगा। दोनों ओर से कोशिशें जारी है। समय कम है इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मंजरी जैन जी थी, उनका बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर भूपेंद्र जी ने अपना समय दिया, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, और आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मैं लेता हूं विदा आपसे और आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।